मानी जी, आपने हर तरीके का रोल किया है, जी। चाहे दर्शकों को रुलाने की बात हो, हंसाने की बात हो। कौन सा आपको परफेक्ट लगता है कि कॉमिक टाइमिंग ज्यादा बढ़िया है कि किसमें आप सहज महसूस करते सहज तो मैं, क्योंकि बेसिकली एक मैं ट्रेन्ड एक्ट्रेस हूँ। जो रोल में कुछ करने को होता है तो मुझे उसको करने में मजा आता है। मुश्किल रोल में सहजता नहीं रहती। मुश्किल रोल में भी हमको पूरी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। और शुरू से ही मैंने जो पहला धारावाहिक किया था, थिएटर की बात तो छोड़िए, थिएटर में तो हमको 1 महीना मिलता है पूरा उसका रिहर्सल प्रोसेस में उसको रोल को करने के लिए। लेकिन फिल्म में तुरंत करना पड़ता है या टीवी में भी करना पड़ता है। हीरोइन को तो ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है, लेकिन हीरो पूरी फिल्म कंधे पे ले आते हैं। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट को तो एक सीन भी अच्छा मिल जाए तो हमारा मतलब मेरा तो जीवन मैं अपने लिए कहती हूँ। तो मैंने हर किस्म के रोल को एंजॉय किया हो, चाहे वास्तव 2 सीन का रोल हो या भी कोई सज्जन कह रहे थे डार्क द फायर देखिए, उसमें भी 2 सीन का रोल था, या फुल लेंथ रोल भी होता है। मैं प्रेम की दीवानी में हूँ या हीरो नंबर 1, उनको भी एंजॉय किया है। तो एंजॉयमेंट को जो करने को होता है वो अच्छा लगता है। जस्ट डोंट वांट टू बी शो पीस। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आप फिल्में दीवाना मस्ताना, प्रेम की दीवानी, ऐसी तमाम फिल्में की, लेकिन जो लेटेस्ट स्टार टीवी पर आपका एक रोल और भी लोगों को पसंद आ रहा है। जी, कटोरी कट्टो का टाइमिंग आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है, ये रोल आप कर रही हैं, ये बहुत ही अनक्रेडिबल। हाँ, खासकर आजकल जैसी टेलीविजन में जो हमारी एज ग्रुप की महिलाओं को रोल ऑफर होता है, वैसी महिलाओं के साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है। वो या तो सास है जो टिपिकल जो बहू को टॉर्चर करती है, लेकिन ये जो कटोरी अम्मा है जो एन टीवी का शो कर रही हूँ आपको, उसके बहुत सारे आयाम हैं। वो उसके पति की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर रोज आता है उससे मिलने के लिए और वो श्रृंगार करती है और नखरे करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम वार्तालाप करते हैं। और बहू के साथ जो उसकी तू में चलती है, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वो जो सास बहू की वन मैन अपशिप चलती है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। बाहर वाला अगर कुछ करता है तो यूनाइटेड हो जाती हैं। और बेटा बेचारा दरोगा है, लेकिन माँ के आगे उसकी हिम्मत नहीं, वो गलत करता है मैं धाड़ उसको लगा देती हूँ, कहती हूँ नाच पीटे। वो ऑडियंस को बड़ा बहुत अच्छा लगता है उनको। थोड़ा सा डायलॉग भी शूटिंग हो जाए, खास तौर पे अरे जरूर, अरे क्या बताएं, मतलब मेरे को तो लाइफ में जाना है और आप लोग इतने सवाल कर रहे हैं, मुझे लगा क्यों आप मेरे नींबू निचोड़ने पर तुले हुए हैं। आप आई है तो मारवा सीजन है, ये अंतरराष्ट्रीय बातचीत महोत्सव का, इस प्रकार की वजह से ऐसी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं। 84 फिल्मों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। तमाम कलाकार भी आ रहे हैं और एक बड़ा अच्छा कदम क्या लगता है आपको, क्योंकि बॉलीवुड में तमाम जैसी फिल्में बच्चों को लेकर बनी फिल्में को खास फिल्में रही, सीजन टॉप और कार्यक्रमी, लेकिन यहाँ पर जिन फिल्मों का प्रदर्शन होता है वो पूरी विश्व से आई है। तो हाँ, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी वजह से एक रीजन था मेरा यहाँ आने का। एक तो ये कि स्कूलों से मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी खुद टीचर थे, तो स्कूल और एजुकेशन से मेरा बहुत लगाव है। क्योंकि मुझे लगता है कि टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि वो गुरु ही है जो शिष्य का पूरी जीवन उसकी शेप करता है। और अब आगे इस 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो कि CMS डॉक्टर गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, पर लखनऊ के जो तमाम स्कूल के बच्चे हैं उन्हें आमंत्रित करके उन्हें अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आजकल बच्चे जो कॉमिक्स में भी वायलेंस होता है, OTT में तो क्या देखने को मिल रहा है आप सब जानते हैं, तो उनको एक अच्छी फिल्में दिखाना और एक ऐसा मैसेज देना। आज हमने जो बैले भी देखा कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, अपने हर रिलीजन की इज्जत करें, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा है कि हम हर एक को प्यार से देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्यार और ये संस्कार देना बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं डॉक्टर गांधी जी का। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और
ना कि हमारे देश की फिल्में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अच्छी फिल्में, साफ सुथरी फिल्में जो दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल होती है। तो जी, अच्छा देखेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमारे देश की तरक्की होगी, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। ये तो कटोरी जी लखनऊ वालों के लिए क्या कहते हैं? लखनऊ वाले को यही कहेंगे कि देखो दोस्तों, इस बार तो मुलाकात बहुत चंद पलों की थी, अब आएंगे, गंजिम करेंगे, चाट खाएंगे, पान खाएंगे और और टुंडे चिकन कबाब की खाएंगे मैम? टुंडे कबाब और बिरयानी खाएंगे और चिकन की शॉपिंग करेंगे। वो मलाल लेके जा रहे हैं, इसलिए दोबारा आना पड़ेगा। लखनऊ की सरजमी तुझे सलाम। थैंक यू मैम। Simply was born in Dehradun, Uttarakhand, and educated at the all boys boarding school, Doon school, where her father, the poet Haridas ji, Shailesh, taught Hindi. At Doon, she was actively involved in the dramatic. She began a parallel career in theatre while studying for a postgraduate degree in organic chemistry. अब आप देखिए, एक और आप साइंटिस्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले रही हैं, और दूसरी ओर फिल्म की जगत में एक टॉप, हिंदुस्तान के टॉप पर है। शी वर्क फिर वही तलाश एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस। शी मैरिड कश्मीरी actor Gyan Shikri died in 1995. She is a Gastian. तो ये बहुत बड़ा इनका मगर इसमें दो बातें हैं। चाहे जिस साल का जन्म हो, आपको क्या लगता है कि मैं किस साल की परिपक्वता की बात करता हूँ, वो मेरी उम्र है, क्योंकि उम्र केवल नंबर से नहीं, आपके मस्तिष्क से, आपके जहन से होती है। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपकी उम्र 88 है, हीरे है। और दूसरी बात ये, मेरे पिताजी कितने रोमांटिक रहे होंगे। देखिए, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, 15 फरवरी को मेरा जन्म, तालियां। हरीश जी, एक सवाल है कि आपको देखते ही एक समय की पिक्चर आती है, अगर शायद समय भी होता तो आप ही जैसा होता। तो जब समय के लिए, मतलब महाभारत के लिए जब आपको ऑडिशन में, उसको लेकर बहुत किस्से कहानी, कुछ शेयर करें। जी, ऐसा हुआ कि मेरी खुशकिस्मती से मेरा चुनाव हो चुका था। चुनाव कर रहे थे। देखिए, जब महाभारत प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत समय से हुई। उन्होंने जाके दूरदर्शन में कहा कि अगर हमें ये करना है, चोपड़ा साहब और राई मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, अगर हमें ये करना है तो इसका सूत्रधार समय होगा। ये मत भूलिए कि इससे पहले VR फिल्म्स ने बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल नाम का एक सीरियल किया था, और उसमें कमेंट्री थी मैं लाल किला, मेरी नहीं की हुई थी, किसी की थी। और उनका ये ख्याल था कि वो कुछ जितनी जमनी चाहिए, जितना प्रभाव पैदा होना चाहिए, उतना हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाभारत इतना बड़ा विषय है कि हम सूत्रधार के बगैर ये कर नहीं सकते। सूत्रधार कौन होगा? क्या कोई फिल्म स्टार होगा, कोई और होगा, क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा था। राय साहब ने कहा कि एक ही एंटिटी, एक ही चीज ने महाभारत को देखा है, आज हमें आपको देख रहे हैं और आने वाला कल देखेगा, और वो है समय। तो स्वयं समय होगा। अब आपने जो कहा, कुछ किस्से कहानियां इसमें मुख्तसरन कह दूं कि पहले सोचा गया था कि दिलीप साहब से कहा, क्योंकि दिलीप साहब, दिलीप कुमार, इन सब के नजदीक के रहे, मगर फिर पता चला कि उनकी व्यस्तता, और दूसरा क्या कि वो उनका मॉड्यूलेशन बदल नहीं सकते। वो इतने बड़े स्टार थे कि आप उनका मॉड्यूलेशन कैसे बदलेंगे? अब वो समय होते तो कुछ और बोलते, कैसा बोलते वो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। तो फिर
ये तय पाया गया कि नहीं, कोई एक्टर, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई स्टार नहीं होगा, सिर्फ आवाज होगी। तो वो किसकी होगी? इसके लिए बाकायदा 2 दिन सुबह से शाम तक ये तीनों महारथी बैठे 2 असिस्टेंट्स के साथ, एक तरफ रेडियो एक तरफ टीवी रख के, कि जितनी आवाजें आती जाए वो नोट किए जाए। तो उन्होंने, असिस्टेंट ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसी आवाज चाहते हैं जिनको हम, ऐसी लोच वाली आवाज हो कि जिनको हम मॉड्यूलेट कर सकें, जिनको हम बदल सकें, जिनको हम डायरेक्ट कर सकें। तो ऐसे काफी नाम लिखे जा रहे थे। तो बीच बीच में तरह तरह के एड्स में और डॉक्यूमेंट्रीज में मेरा नाम आ रहा था। तो राही साहब ने कहा कि उसमें तो वो बिल्कुल अलग था। एक वो टीवी का कौन सा था, उसमें शैतान आता था, ओनर्स प्राइड, नाम याद आएगा मुझे। ऐसी तरह तरह, कोई बिस्किट की थी, कोई शूटिंग की थी, कोई डॉक्यूमेंट्री थी, कोई सीरियल की थी आवाज। तो कहा इसमें तो उससे अलग है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल अलग है, ये लड़का रखो, कौन है? तो रवि चोपड़ा जी ने कहा तो ये तो हमारे लिए हमेशा काम करते हैं। तो बस ये तय पाया गया कि करेगा तो ये। अब उन्होंने ये तय करना वो चाहते थे कि आवाज इसकी होगी, लेकिन अंदाज कैसा? हमें इसका अंदाज तो, और इसका अपना अंदाज तो है ही नहीं। मुझसे जब पूछा गया कि तुम्हारा अपना स्टाइल क्या है, मैंने कहा मेरा स्टाइल स्क्रिप्ट का स्टाइल, और सच में मेरा है नहीं। और मतलब आई सरेंडर टू द स्क्रिप्ट। और शायद इसीलिए, जैसे लोग कहते हैं कि आवाज की उम्र थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उन्होंने बुलाया मुझे इसलिए कि समय की पेस, उसकी रफ्तार, पिच और टोन कैसा होगा। क्या आप सोच सकते हैं किसी ने इतना काम किया होगा सिर्फ एक आवाज पर? मगर उनका महत्व, उस सूत्रधार का महत्व वो जानते थे। सूत्रधार यानी कैरेक्टर सूत्रधार, समय का महत्व वो जानते थे, मैं नहीं जानता। पहली बार मुझे बुलाया, रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे। और आमतौर पे हमको बुलाते हैं तो हमको बताते नहीं कि क्या काम करना है, वरना वो काम बाहर चला जाता है, प्रोजेक्ट लीक हो जाता है। मैं वहाँ पहुंचा, मुझे कागज थमा दिया गया और मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैं समय हूँ और आज महाभारत बनाने जा रहा हूँ। तो पीछे से वो लक्ष्मण मोजरी की आवाज होती है ना, चर चर, उस आवाज के ऊपर किसी की आवाज आई कि बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये थे राही मासूद। मैंने कहा सर तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री क्या है बताइए। उन्होंने कहा थोड़ा इत्मीनान से पढ़ो। मैंने इत्मीनान से पढ़ा 2 बार। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो मैं बड़ा निराश हूँ। मैं उनसे कहूँ क्या, इतने सीनियर तीनों। देखो मैंने अपनी कोशिश की थी, मैंने पूछा क्या करूं, इसको किस्मत कहते हैं। चला गया। 2 दिन के बाद फिर बुलावा आया। उन्होंने कहा देखो बेटे, आवाज तुम्हारी चाहिए, दूसरी आवाज निकाल सकते हो, ये भी बात हुई। मैंने कहा नहीं, वो मजाक है। 3-4 निकाल सकता हूँ लेकिन वो मजाक हो जाएगा। आवाज तुम्हारी हो, अंदाज कुछ ऐसा हो समय का। मैंने कहा जी समय कैसे बोलता है, मुझे तो पता नहीं है। टिक टिक क्या था आवाज। अरे बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो समय है जिसने पूरा इतिहास देखा है, ब्रह्मांड का इतिहास आज देख रहा है, कल देखेगा, वो है। असल बात ये थी कि हम में से कोई नहीं जानता था। ये पूरा सेशन लगभग 2.5-3 घंटे का नाकाम रहा। फिर तीसरी बार बुलाया, मैं मन में एक ही विचार लेकर गया कि यहाँ कुछ होना तो है नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जितना कहते हैं मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जाऊं तो सही, 3 बड़े विद्वान हैं, सीखने ही मिलेगा, कुछ जाएगा तो नहीं। और बात सच थी। तो फिर बातें करते करते मुझे ये पता चला कि उनको चाहिए मानवी की आवाज, मनुष्य की आवाज, लेकिन उसकी रिदम, बोलने का ढंग, उसका अंदाज, शैली न हो कि जैसे आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ऐसा न हो। तो फिर मैंने बहुत सोच के और बचने के लिए
मैंने कहा सर आप शायद ये कह रहे हैं कि देखिए एक वाक्य को ही ले लीजिए, मैं बोलूँ आप बोले आप बोले, सभी सही बोल रहे हैं, अपने ढंग से बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि बोलने की रिदम अलग है, उसका टेम्पो अलग है, हर एक का नेचुरल टेम्पो। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मनुष्य की आवाज लेकिन अमनुष्य रिदम कि आमतौर पे आदमी कोई इंसान नहीं बोलेगा ऐसे? तो मुझे भाई साहब ने फिर कहा, अरे बेटे हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को आरसी क्या बताओ तुम। अब मैं फंस गया। मैं माइक पर बैठा और मैंने कहा भाई अब कुछ ऐसे बोलो कि जैसे ना कभी कभी तुमने सुना है, ना कभी सुनोगे, ना कभी तुमने बोला है, ना कभी बोलोगे। तो मैं क्या करता, मजबूरन मेरे मुंह से निकला कि मैं समय, और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। आगे जाके यहाँ तक वो समय कहता है कि और ये कथा मेरे सिवा कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। ये बोलते बोलते मैं सोच रहा हूँ कौन सुनेगा माई का लाल, कौन सुनेगा इतना धीमे धीमे बोला हुआ। और उन्होंने तो मुझे कहा है कि टीवी पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कुछ समय का चक्र चलेगा और किसी ऋषि का सिलुएट होगा। तो पीछे से आवाज आई, बस इसी को पकड़ के रखो बेटे। मैंने कहा सर ये कैसे चल सकता है? तो देखिए मैं गलत भी था और मैं सही भी था। मैं सही इस मामले में था कि इनसे बड़ों से, इन विद्वानों से, इन अनुभवी कलाकारों से कुछ सीखने मिलेगा, सो मिला। और गलत इस बात में था कि मैंने सोचा कि ये तो सही नहीं है स्टाइल, ये अंदाज सही नहीं है, लेकिन वही सही निकला, करोड़ों ने उसी को स्वीकार। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए आज जो है समय लखनऊ आया हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि अपने अपने कैमरा में, मोबाइल में इस समय को कैद कर लें। कुछ ऐसा डायलॉग सर बोल दीजिए कि जो हमेशा। गुस्सा मत होइएगा। मशहूर है लखनवी नजाकत। तो लखनवी नजाकत का ये हाल है कि कालीन पे चलते हैं तो पांव छिल जाते हैं, और केला जो खाते हैं तो दांत हिल जाते हैं।